इस चीज से शुरू हुआ था चेतना, कॉन्शसनेस से। चेतना, हालांकि चेतना आध्यात्मिक जगत में एक दूसरे तरीके से लोग इसको ट्रीट करते हैं, वो आत्मा और चेतना वाले तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। पर स्मृति की भाषा आप सुनेंगे तो आत्मा चेतना से संबंधित नहीं है, वो आत्मा वाले चेतना से संबंधित नहीं है। कि वो चेतना है कि भाई आप जो महसूस करते हो वो आपकी चेतना है। आप क्या महसूस करते हो? आप महसूस करते हो कि आप एक अनुभवी इंसान हो। आप महसूस करते हो कि आप किसी के पिता हो। आप महसूस करते हो कि आप एक टीचर हो। आप महसूस करते हो कि आप हिंदू हो। आप महसूस करते हो कि आप हिंदुस्तानी हो। बस ये चीज चेतना है, जो आप महसूस करते हो वही आपकी चेतना है। यानी कॉन्शसनेस इज द कंटेंट ऑफ माइंड कहते हैं क्या? आपके मस्तिष्क में किस किस चीजों का संग्रह है वही आपकी चेतना है। ऐसे चेतना अलग से जो लोग हमको कहते हैं कि ये देखो हमारा शरीर जिंदा है तो ये चेतना है, ये इस तरीके की नहीं है। अगर हम अपने को ईर्ष्यालु समझते हैं और क्रोधी समझते हैं तो भी तो चेतना ये ही चेतना ही है। एक विशेषता है उसकी। कुछ भी आपके दिमाग में अगर स्टोरेज है, आप जिस तरीके से चीजों को परसीव करते हो, देखते हो, जिस तरीके से आप उस चीज को अनुभव करते हो, वो आपकी चेतना है। इस मूर्ति के दृष्टिकोण में, उनकी भाषा शैली में ये स्पष्ट रूप से लोग लिखते हैं कि भाई कॉन्शसनेस इज द कंटेंट ऑफ माइंड। और ये साइंटिफिक भी है। साइंटिफिक इस लिहाज से है कि साइंस का जो कम्युनिटी है, साइकोलॉजी का जो कम्युनिटी, इसी चीज को बेस लेकर चलता है। फ्रायड की साइकोलॉजी, गुस्ताव जंग की साइकोलॉजी जो भी नहीं है वो इसी बेस पर है, और ये रियल भी है। स्मृति भी लगभग उसी चीज को प्रेजेंट करते हैं। पर स्मृति की समझ थोड़ी सी और ज्यादा डीप जाती है, और ज्यादा डीप रख जाती है। उसको समझने आधुनिक मनोविज्ञान को काफी समय लगेगा। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो भी चेतना हमारे अंदर है, चेतना क्या होता है कि आत्म केंद्रित होता है। आत्म केंद्रित क्यों होता है वो भी हमने देखा कि भाई शरीर का जो भी निर्माण होता है, बायोलॉजिकली जो शरीर का निर्माण होता है, हमारे मस्तिष्क जो है, पूरे शरीर का केंद्र है, उस केंद्र में एक कोडिंग है। इवन मस्तिष्क में ही कोडिंग नहीं, आपके सेल सेल में भी कोडिंग है कि आपको अपनी रक्षा करनी है, आपको सेल्फ सेंटर्ड होना है। अगर आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हैं, आत्म केंद्रित नहीं होते हो, तो आप अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे, आप एक डिस्ट्रॉय हो जाओगे। और जैसे ही आप डिस्ट्रॉय होते हो, प्रकृति का काम रुक जाता है। तो प्रकृति की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि लोग जिए और जीवन पृथ्वी में चलता है। इस तरीके की कुछ व्यवस्था है, तो शरीर इस चीज को जानता है और हमारा ब्रेन भी जानता है। अब होता क्या है कि ब्रेन तो अपने आप को सुरक्षित करेगा, हर ढंग से सुरक्षित करेगा। शरीर के लिहाज से तो ये ठीक है, पर अनुभव के लिहाज से जब हम अनुभव में आते हैं और हमारे अंदर विभिन्न तरीके के अनुभव जमा होने लगते हैं बचपन से। जैसे एक हिंदू के रूप में मेरा एक अनुभव पैदा हो गया, एक पुत्र के रूप में मेरा अनुभव पैदा हुआ, एक जातिगत रूप में भी मेरा एक अनुभव पैदा हुआ। तो ब्रेन एक्चुअली सेपरेट नहीं कर पाता। ब्रेन ये नहीं समझ पाता है कि जिस तरीके से उसने अपनी शरीर की रक्षा की है, उस तरीके से वो अपने विचारों की भी रक्षा करता है। ये ब्रेन की एक कंडीशन है कि आदत है, क्या ब्रेन की एक आदत है। जिस तरीके से उसने अपने शरीर की रक्षा की, जो बहुत जरूरी है कि भाई अपने जरूरी है, वो इस तरीके से वो अपना जो भी मेमोरीज है, जो भी कंडीशनिंग्स है, वो उसकी भी रक्षा करता है जाकर। यहाँ से सेल्फ सेंटर्ड की एक्टिविटी शुरू होती है कि आत्म केंद्रित सिर्फ क्रियाएं या शरीर से संबंधित आत्म केंद्रित क्रियाएं नहीं, कि मन से संबंधित भी, या विचारों से संबंधित भी, अनुभवों से संबंधित भी, संस्कारों से संबंधित भी चीजों की भी रक्षा की जाए। आउटोमेटिक होता है। और ये इंसान ये फर्क नहीं जान पाता है कि शरीर की रक्षा करना नितांत आवश्यक है, आपको उसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करते तो आप नहीं जीते हैं, आप आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पर क्या ये जरूरी है कि आप अपने धर्म की रक्षा करें? क्या धार्मिक होकर जीना ही कोई एक, क्या धार्मिक होकर जीना ही एक अंतिम विकल्प है? इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या हिंदू होकर ही जीना या मुस्लिम होकर ही जीना एक अंतिम विकल्प है? क्या हम बिना धर्म के नहीं जी सकते? क्या हम बिना धर्म के नहीं जी सकते? या क्या जातिवाद की जो व्यवस्था है, बिना उसके हम लोग नहीं जी सकते? जातिवाद की व्यवस्था नहीं रहेगी तो क्या कुछ खत्म हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है ना। हम बिना धर्म के भी जी सकते हैं, बिना जाति के भी जी सकते हैं, और बिना राष्ट्र के भी जी सकते हैं।
राष्ट्रों की अगर लाइनें ना हो पृथ्वी में तभी जी सकते हैं, तभी जी सकते हैं हम। तो आखिर जीना ही तो मूल वो है। तो क्या होता है कि विचार विचार अपने आप अपने आप अपने अनुभव से तादात्म्य कर लेता है, तादात्म्य कर लेता है, अभ्यास हो जाता है और कहता है कि मैं सिर्फ मेरा शरीर नहीं, मैं हिंदू भी हूँ। अब देखिए पहले तो वो सिर्फ शरीर था, अब वो हिंदू भी है। तो वो शरीर की तो रक्षा करेगा, वो हिंदुत्व की भी रक्षा करेगा। वो कहता है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय भी हूँ। अब अपनी क्षत्रियता की भी आप रक्षा करोगे। मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं एक देश भी हूँ। देश है, अब उसकी भी आप रक्षा करो। इस तरीके से आत्म केंद्रित क्रियाएं शुरू होती हैं। कहाँ पर जरूरी है और कहाँ पर जरूरी नहीं है, ये इंसान डिवीजन नहीं कर पाता है। जबकि असलियत तो ये है कि हिंदू होना आपको असुरक्षित करता है क्या? आपको किसी एक निश्चित जाति का होना आपको असुरक्षित करता है। आपको किसी एक देश का होना भी आपको असुरक्षित करता है। ऐसी दुनिया की कल्पना की जा सकती है जहां पर एक सिस्टम हो, एक ही तरीके से लोग चले, एक ही तरीके का व्यवहार आचरित हो। आइडियली ये चीजें जो है काफी अच्छी चीजें हैं। प्रैक्टिकली इसको कर पाना ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि हम एक गलत काम कर रहे हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि दुनिया में इतनी सारी लड़ाइयां हो रही हैं, ये आत्म केंद्रित क्रियाकलापों के कारण ही तो है। रसिया अपनी रक्षा कर रहा है, यूक्रेन अपनी रक्षा कर रहा है, सब आदमी अपनी रक्षा कर रहे हैं। और रक्षा किससे कर रहे हैं? रक्षा इसलिए दुश्मन से कर रहा है। वो उसके लिए दुश्मन है, वो उसके लिए दुश्मन है। वो कहता है वो खतरा है, वो कहता है ये खतरा है। और लड़ाई इसलिए कर रहा है ताकि शांति आवे। शांति है, हाँ, शांति के लिए लड़ाई होना एक विरोधाभास है क्या? एक बहुत बड़ा विरोधाभास में हम लोग जीते चले जाते हैं और अपनी आत्म केंद्रित क्रियाकलापों में क्या जायज है क्या नाजायज है ये सेपरेट करने की क्षमता नहीं होती। जैसे जो चीज के इस शरीर को बचाने के लिए जरूरी है, वो जरूरी नहीं है कि आपके विचारों को भी बचाया जाए। हो सकता है विचार बड़े बेकार के हो। हमारी आइडेंटिटी जो विचारों से है, मेरा एक हिंदू होना बहुत इंपॉर्टेंट मुझको नहीं लगता है क्या? हाँ, मेरा एक इंसान होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे इंसान होने से बहुत लोग जी सकते हैं, बहुत लोग में जीवन की संभावना रहेगी, जीवन खुला हुआ रहेगा। पर जैसे ही मैं हिंदू होता हूँ, मैं एक छोटे से डब्बे में बंद हो जाता हूँ और अपने डब्बे का जो है सुरक्षा करने लगता हूँ। तो एक इंटेलिजेंट माइंड जो भी होगा वो इस चीज को देखेगा कि भाई एक हिंदू होना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, या एक क्षत्रिय होना या शूद्र होना या ब्राह्मण होना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है मानवता के लिहाज से। नहीं राष्ट्रवादी होना ही कोई एक अच्छा सोल्यूशन है। इसके लिए जो है इंसान होना काफी है। बायोलॉजी ने हमको अपनी सुरक्षा करना सिखाया, ये जरूरी भी है। शायद इसी इंस्टिंक्ट के कारण, इसी आत्म केंद्रित इंस्टिंक्ट के कारण जानवर भी जी लेते हैं, अपने आप को सर्वाइव करके ले जाते हैं। इंसान भी जीता है, सर्वाइव करता है। तो मानसिक जगत में आकर के, विचारों के जगत में आकर के एक हिंदू होना, एक जाति, निश्चित जाति का होना, एक निश्चित समुदाय का होना, एक निश्चित देश का होना, मुझको लगता है ये रोग है। ये रोग है, ये चीज नहीं होनी चाहिए और ये चीज इंसान को समझनी पड़ेगी। और वो समझ कौन पैदा करेगा? इस समझ को पैदा करने के लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार फैक्टर होता है वो एजुकेशन होता है। एजुकेशन ही वो जड़ है जहां से हर चीज फलती फूलती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही कई खामियां हैं। जैसे इंसान को उसके ही मन के बारे में कोई शिक्षा नहीं है कि आपका मन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे बनता है, कैसे ऑपरेट करता है, कैसे फंक्शन करता है। मन की पढ़ाई नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। देखिए तुलनात्मक अध्ययन बहुत ज्यादा है, भाई कौन किससे सर्वश्रेष्ठ है, वो तुमसे ज्यादा बड़ा है, और आप एक रेस में लगे हुए हो कि आपको बेटर होना है, बेस्ट होना है। ये भी तो एक प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, क्योंकि हर आदमी अपने में बेस्ट है ना। आपके अंदर जो बेस्ट है वो मैं थोड़ी कर पाऊंगा, मेरे अंदर जो बेस्ट है वो हर समय थोड़ी कर पाएंगे। हर आदमी अपने आप में बेस्ट है। तो एजुकेशन ने क्या हर आदमी के अंदर से बेस्ट को निकाला? नहीं निकाला ना। उसने तो एक ही नियम बना दिया कि भाई एक ही नियम है, सभी लोग ढल जाओ, सभी लोग ढल जाओ, सभी लोग इसी पे दौड़े। क्योंकि हर आदमी की इंडिविजुअलिटी अलग है। प्रकृति ने सबको अलग अलग क्षमताएं दे रखी है, सबको अनूठा प्रकृति ने बनाया है। तो एजुकेशन हमारे अनुसार नहीं है, हमको एजुकेशन के अनुसार चलना पड़ता है।
और एजुकेशन एक ऐसा जड़ है, मुझको लगता है, जो जब फैलता है तो कई दिशाओं में जाता है। जैसे आप देख लीजिए, एजुकेशन से एक मनोवैज्ञानिक भी निकल रहा है, एक वैज्ञानिक भी निकल रहा है, एक डॉक्टर भी निकल रहा है, दार्शनिक भी निकल रहा है, एक वकील भी वहीं से निकल रहा है। सारी जो व्यवस्था, एक नेता भी वहीं से निकलता है, एक नेता भी वहीं से निकलता है। हालांकि अब ये भी हमारे सिस्टम में गड़बड़ी है कि भाई नेता बनने के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेता बनने के लिए भी पढ़ने की जरूरत होनी चाहिए, तो बल्कि उनको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता होनी चाहिए। बिल्कुल, उनको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता होनी चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ सिर्फ टेक्नोलॉजी पे फोकस करना और इंसानों को एक रेस में दौड़ा देना, इस तरीके की जो एक अव्यवस्था है उसको ठीक करने की जरूरत है। मुझको लगता है शिक्षा में बहुत बड़े सुधार की जरूरत है, एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की जरूरत है। अगर देश की शिक्षा सुधर जाती है, विश्व की परिदृश्य में बात कर रहा हूँ, ठीक है, विकसित देशों में भी समस्याएं हैं, उन लोग के पास टेक्नोलॉजी की समस्या नहीं होगी, पैसे की समस्या नहीं होगी, पर मानसिक समस्याएं काफी रहेगी उन लोगों के साथ भी। अगर उनके पास मानसिक समस्याएं नहीं होती तो लड़ाइयां नहीं होती। रसिया विकसित देश है, वो भी लड़ाई में व्यक्त लिखता है। अमेरिका विकसित देश है, वो भी लड़ाई में ही लिखता है। ठीक, ये सब मानसिक समस्याएं हैं क्या? ये सब मानसिक समस्याएं हैं। इन समस्याओं को टैकल करने के लिए भी हमको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम में इन सारी समस्याओं को ला करके अगर उसे ठीक ट्रैक में बिठा सके तो मुझको लगता है ऐसा संभव है, ऐसा बिल्कुल संभव है, क्योंकि इंसान का मस्तिष्क एक जानवर का मस्तिष्क है नहीं, वो अपनी सीमाओं को भी समझ सके, इस तरीके का मस्तिष्क है। बहुत लोग होता है की बात आप कर रहे हैं, ये मस्तिष्क आप अपने क्यों देखिए, वो विकसित देश नहीं है, पर वो लोग नेचर के साथ बड़े ज्यादा फ्रेंडली हैं। हम लोग ज्यादा नेपाल को देखते हैं, चलिए छोड़िए, आप नेपाल के हैं, हम लोग नेपाल को प्यार करते हैं। नेपाल के कल्चर को देख लीजिए, यहाँ के रहन सहन को देख लीजिए, इसको हम विकसित देश नहीं कर सकते हैं नेपाल को, हाँ? लेकिन यहाँ की जो मेंटेलिटी है ये नेचर के साथ है, एकदम नेचर के ग्रुप। तो इसलिए, और यहाँ मार काट लड़ाई नहीं है, तो ये चीजें हैं। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हो, यहाँ के लोग काफी सहज रूप से जीते हैं, खुश हैं, पर ऐसा 100% नहीं है। ना वो तो यहाँ के लोग सामाजिक समस्या तो हर जगह है, अफ्रीका में भी है। यहाँ भी डिवीजन है, यहाँ भी जातिवाद चीजें हैं, है, चीजें पर जो एक देरी है क्या, ये लगभग हर एक देश का। अमेरिका में जाएंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट का प्रॉब्लम है, किसी भी देश में चले जाएंगे तो अगर उसको थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे जाकर अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो प्रॉब्लम हम लोग को हर जगह मिलती है। वो तो इंसान की जो फितरत है, एक्चुअली इंसान की जो फितरत, डिवीजन करने की फितरत है ना, भेद करने की फितरत यही समझ में नहीं आएगी कि आप डिवीजन क्यों करते हो और कैसे करते हो। आप कैसे किसी को अच्छा है और किसी को बुरा इस तरीके से आप परिभाषित कर पाते हो, कैसे आप कह पाते हो कि ये आदमी अच्छा है, मैं बुरा हूँ, या मैं अच्छा हूँ, ये बुरा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। एजुकेशन सिस्टम का ही परिणाम है क्या? हमारे परिवार ने वही सिखाया है कि भाई आप डिवाइड कीजिए, आप तुलना कीजिए, आप संघर्ष में बने रहिए, दौड़ में सबसे आगे निकल जाइए। जिस प्रकार का ये एजुकेशन है, जिस प्रकार की ट्रेनिंग है, फाइनली जिस भी तरीके का रिजल्ट आगे दिख रहा है, आसपास में दिख रहा है, जितनी भी समस्याएं दिख रही है, ये ऐसी सब चीज का परिणाम है। तो उसको क्या लगता है कि इसके लिए एजुकेशन एक ऐसा टूल है, अगर जहाँ से अगर हम लोग शुरुआत करें तो हम लोग काफी अच्छा सर जी, एक बात और पूछना था। एक बात असंगत लग रही है, क्योंकि रसिया, चाइना, अमेरिका और बड़े बड़े विकसित देशों की जो शिक्षा पद्धति है अन्य देशों की अपेक्षा काफी सराहनीय है, लेकिन फिर आपने एक बात और कही कि मानसिक जगत में उन्हें भी अपनी शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता है। बायोलॉजिकल रूप से, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हुए हैं, लेकिन वैचारिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण भले ही वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी हैं और अपने नागरिकों का ख्याल करते हैं, शिक्षा चिकित्सा बहुत हद तक फ्री है, फिर भी उनके विचार इस कदर प्रभावित हैं, उन्हें और सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसे देश भी लड़ते हैं आपस में जिनकी शिक्षा पद्धति इतनी विकसित है, और विकसित देश होते हुए भी वो लड़ने के लिए मजबूर है। कुछ तो कमी होगी उनकी शिक्षा पद्धति में। हाँ हाँ बिल्कुल। जब तक शुरू में भी ये बात आई थी कि जब तक हम लोग सेल्फ सेंटर्ड जो एक्टिविटी होती है, अच्छा सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी देखिए सिर्फ व्यक्ति की नहीं होती है, समाज की भी होती है। समाज भी सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी करता है, एक राष्ट्र की भी होती है।
तो अमेरिका जैसे राष्ट्र सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी करते हैं, वो चाहते हैं कि सारा लाभ मेरे पास हो, मेरे देश में हो, बाकी और देश चाहे जले भुने मरे कटे कुछ भी हो। तो ये क्या है, ये सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी है। यहाँ पर अभी सामूहिक चेतना की बात हो रही है, राष्ट्रीय चेतना की बात हो रही है। ब्रिटेन क्यों चाहता है कि सारे देश को लूटा जाए और उसकी सारी संपत्ति जो है ब्रिटेन में पहुंच जाए? अमेरिका क्यों चाहता है कि उसके हथियारों की बिक्री हो? क्योंकि उन्हें लाभ चाहिए, उस देश को लाभ चाहिए। देखिए बहुत हद तक वो कर भी चुके हैं इस दिशा में। ये जो चेतना है ना, ये देश की चेतना है। जी जब हमको लगता है कि रसिया ने पाकिस्तान से डील कर लिया, बड़ा खराब किया, तो हमारी वो राष्ट्रीय चेतना बोलती है, राष्ट्रीय चेतना देखती है, वो केंद्र बनाकर देखती है कि नहीं, मेरे लाभ के अनुसार नहीं है ये किसी और के लाभ के अनुसार। पूरे राष्ट्र की सहमति है उसमें। राष्ट्रीय चेतना है। इसीलिए पाकिस्तान को लेकर या चाइना को लेकर के जो हमारे अंदर जो एक वैमनस्य भरा रहता है, या फिर जो एक प्रतिक्रिया भरी रहती है, वो राष्ट्रीय चेतना का परिणाम होता है। अब मसलन मान लीजिए मैं ब्राह्मण वर्ग से हूँ, और ब्राह्मण वर्ग को अगर कोई बुरा कहता है, कोई किसी ने ब्राह्मण को भी बुरा कहता है, तो मुझको ठेस लगती है, यार ब्राह्मण को क्यों बुरा कहा जा रहा है? एक्चुअली वहां पर मेरे ब्राह्मण वाली चेतना काम करती है क्या? तो इंसान के अंदर कई तरीके की चेतना होती है। आपके अंदर व्यक्तिगत चेतना भी होगी, आपके अंदर जातीय चेतना भी होगी, आपके अंदर राष्ट्रीय चेतना भी होगी, व्यक्तिगत और सामाजिक चेतना भी आपके अंदर होगी। इस तरीके से चेतना का कई लेवल होता है, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, सामाजिक, जातिगत। कुछ देर पहले आपने कहा कि इन चेतनाओं के बिना बिना भी हम रह सकते हैं अपनी व्यक्तिगत चेतना के साथ। और हम जैसे तरह मधुमेह का रोगी अनावश्यक भोजन का परहेज करता है, उसी तरह से एक व्यक्तिगत चेतना होती है, उसको अन्य सामूहिक चेतनाओं और अनर्गल अनावश्यक चेतनाओं का परहेज कर लेना चाहिए। जैसे ही कोई केंद्र निर्माण होता है, केंद्र का मतलब चेतना निर्माण होती है, चाहे वो आपकी राष्ट्रीय चेतना हो, चाहे जातिगत चेतना हो, एक केंद्र तो होती है। और जब जब वो केंद्र रहेगा, वो सेल्फ पिटी से ग्रस्त रहेगा जी जी कि भाई मुझको चाहिए, मुझको सुविधा चाहिए, मेरा भला होना चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वो केंद्र अच्छी चीज है? बिल्कुल ये अच्छी चीज है, ऐसे ही समझ जाने वाली चीज है। पर अब बात क्या है कि सिर्फ बातों से नहीं होगी, इस चीज को आपको अनुभव करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आपको अनुभव करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से केंद्र से देखना, केंद्र से व्यवहार करना, किसी एक निश्चित चेतना से व्यवहार करना, ये मानव कल्याणकारी तो नहीं, उचित नहीं उचित तो नहीं है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रमुख बात यह है कि हम कर क्या सकते हैं। इसके लिए हम अनावश्यक विचारों से परहेज कर सकते हैं, होश में रहकर समीक्षा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने विचार को आप कहते हो कि ये विचार गलत है, ये केंद्र नहीं होना चाहिए, तो फिर आप एक अलग केंद्र का निर्माण करते हो। ये एक मानसिक जाल है। इस जाल की भी शिक्षा होनी चाहिए कि कैसे एक केंद्र दूसरे केंद्र को नष्ट करके एक नया केंद्र निर्मित करता है। मसलन आप मान लीजिए आज मैं हिंदू हूँ, तो मैंने हिंदू वाले केंद्र को नष्ट कर दिया, मैं क्रिश्चियन बन गया, तो मैंने एक दूसरा केंद्र बना लिया। अभी दुनिया में एक और नया केंद्र चल रहा है कि भाई कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए, पर बाद में देखिएगा वही एक केंद्र बन जाएगा कि वो सब लोग का विरोध करने लगेंगे। कोई धर्म नहीं होना चाहिए, कोई धर्म हो जाएगा। कैसे धर्म बना लिया? कोई धर्म नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती। जैसे ही आप जबरदस्ती करते हो तो कहते हो कि मैं ठीक हूँ, तो वो तो केंद्र है, फिर वो आपका सेल्फ का केंद्र है। आपका सेल्फ क्या हो गया? कोई धर्म नहीं होना चाहिए। एक मानसिक उलझाव है, एक वृत्ति है जो घूम फिर के वहीं पर रहती है। इस वृत्ति से निकलने के लिए थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी। इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम, मुझको लगता है एजुकेशन सिस्टम में ही परिवर्तन करने से काफी कुछ। क्या इस तरह का एजुकेशन सिस्टम कहीं फॉलो किया गया है पूरे वर्ल्ड में? या कहीं ऐसी संभावना दिखती है या कोई किसी देश में हो? अभी तक इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम को अगर किसी ने लागू करने की कोशिश की, तो कुछ धार्मिक लोगों ने, धार्मिक ना कहें, कुछ व्यक्तियों ने, जैसे बुद्ध जैसे लोगों ने इस चीज पर टारगेट किया, कृष्णमूर्ति जैसे लोगों ने इस चीज पर जो है टारगेट किया कि इंसान के अंदर समझ बढ़े, वो व्यक्तिगत चेतना, राष्ट्रीय, जातिगत, इस सब चेतनाओं से बाहर निकल करके अपने चेतना को छोड़ दे। पंछी की तरह जो खुली आकाश में घूम रहा है, उसका कोई निश्चित केंद्र नहीं है, बिल्कुल, इसीलिए वो बधा हुआ नहीं है और बिल्कुल खुले आकाश में वो विचरण कर रहा है, घूम रहा है। इस तरीके की कोशिश हुई है, व्यक्तिगत रूप में हुई है, एक संस्थागत रूप में हुई है, पर
पाठ्यक्रम में आकर के एक राष्ट्रीय रूप में इस चीज को प्रेजेंट किया जाए, शिक्षा पद्धति में ही इसको लागू किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा होने की संभावना भी कम है। एक्चुअली आप राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र की पॉलिसीज को अगर आप देखेंगे तो वो अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड है। जैसे ही वो उस व्यवस्था को तोड़ करके इस व्यवस्था में घुसेगा तो वो अपना डिस्ट्रक्शन करेगा, वो अपने आप का अपना विध्वंस करेगा। जैसे ही वो अपना विध्वंस करेगा वो कहाँ तैयार होगा? नहीं तैयार होगा, उस एजुकेशन सिस्टम के विरोध में ही रहेगा। संभावना कम लगती है। इस बात की संभावना ज्यादा है कि बहुत ज्यादा युद्ध हो और पूरी मानवता एक साथ खत्म हो जाए। इस बात की संभावना ज्यादा नहीं। तब तो संभावना इस बात की अधिक लगती है कि कोई व्यक्ति इन झंझावातों से परे हो जाए। बिल्कुल, व्यक्ति यहाँ से निकल सकता है। इसीलिए बुद्ध और कृष्ण जैसे लोग भी व्यक्ति पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। व्यक्ति में ज्यादा संभावना है। जब कोई एक वर्ग मुक्त नहीं हो सकता, कोई एक समाज नहीं मुक्त सकता, कोई देश नहीं मुक्त हो सकता। अच्छा, मुझको ऐसा नहीं लगता है कि वर्ग समाज या देश मुक्त नहीं हो सकता। हो सकता है, उसको बेस पॉइंट एजुकेशन लगता है। अगर हम किसी तरीके से, मुझको नहीं लगता है कैसे होगा। जैसे आप ले लीजिए सिंगापुर जैसे देश को ले लीजिए, उस देश को बदलने में एक आदमी का हाथ है, शायद प्रधानमंत्री का हाथ, उसने पूरे देश को बदल दिया। कभी कभी ऐसे लोग निकलते हैं, एक आदमी भी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है कि वो पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल देता है कि उसने इतना ज्यादा चेंज कर दिया कि देश विकास की राह पे चला गया, विकसित हो गया, बहुत अच्छा उन लोगों ने डेवलपमेंट कर लिया। वो एक आदमी था, ऐसे ही 2-4 लोग रहे होंगे, 2-4 लोगों ने पूरा देश को बदल दिया, अथवा वो डोमिनेटिंग रहे, ज्यादा प्रभाव में रहे। इस तरीके से कभी हो सकता है कि कोई इंसान आरू सही जगह पे हो और उसकी बुद्धि भी सही हुई, हो सकता है वो चेंज ले आए। किसी देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत अर्थ रखती है, साथ में चिकित्सा व्यवस्था भी और न्याय व्यवस्था भी इसी पे आधारित है। पूरे पेड़ की जड़ की तरह है। अगर आपका जड़ ठीक होगा तो आपके शाखाएं भी अच्छी होंगी, पत्तियां भी अच्छी होंगी, पूरा वृक्ष हरा भरा रहेगा। भगवान बुद्ध और जय कृष्णमूर्ति ने काफी अच्छी पहल की। इस तरह से बहुत सारे अगर मनुष्य केंद्रीय चेतना से मुक्त होकर इस तरह से आजादी का अनुभव करें, केंद्र रहित चेतना का अनुभव करें, तो ये बात बन सकती है। तो आज की वार्ता बहुत सुंदर रही मित्रों। आज हमारे बीच नीरज जी और बसंत जी हैं, अनिल भाई हैं और मैं भी हूँ। बहुत सुंदर वातावरण रखा है और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।